गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग देख रहे थे। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने लुईस थ्योरी तक देख लिया था। और लुईस थ्योरी में हमने ये देखा था कि एटम जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है। और उसमें हमने ये भी देखा कि अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड का है तो वो अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है, और अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड करके वो मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है लिमिटेशन ऑफ लुईस थ्योरी, यानी कि लुईस थ्योरी के लिमिटेशंस। तो लुईस थ्योरी का लिमिटेशन यही है कि अगर अपने पास सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है तो सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड का है तो ऐसे केस में वो अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है और अपने ऑक्टेट को या अपने वैलेंस शेल को वो एक्सपैंड कर सकता है। तो ऐसे केस में उसके पास 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और कुछ केस ऐसे भी है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से जो है वो कम हमें मिलते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है हाइपर वैलेंट और हाइपोवैलेंट स्पीशीज़ का। तो बहुत सारे अपने पास ऐसे स्पीशीज़ हैं जो हाइपर वैलेंट है या फिर हाइपोवैलेंट है, और ये जो स्पीशीज़ है इनकी स्टेबिलिटी को लुईस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो नेक्स्ट है इसमें limitations of लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी के लिमिटेशंस, तो इसमें सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ये जो लुईस थ्योरी है इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर वैलेंट एंड हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। तो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, इसके बाद ऑल्सो एक तो ये हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसके बाद ऑल्सो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी है, बहुत सारे एटम ऐसे भी है जो कंपाउंड्स बनाने के बाद वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद फिर नेक्स्ट है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो एंड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। अब पहले तो इन सब की बात कर ले कि हाइपर वैलेंट हाइपोवैलेंट ये सब क्या है। तो इसमें आपके पास ये जो हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स है, तो हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जैसे PCl5। तो PCl5 में यहाँ पे फॉस्फोरस के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है P और Cl के बीच में एक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बनेंगे। लास्ट क्लास में आपने इसका स्ट्रक्चर ही बनाया था। यहाँ पे Cl 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 और Cl। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने को कितना मिल रहा है, 10। तो ऐसे स्पीशीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपर वैलेंट। जैसे एक और एग्जांपल ले SF4। तो SF4 में सल्फर के पास एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे अपने पास सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 6। यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। तो जब इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा तो फ्लोरीन 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 और एक इसके पास बच जाएगा इस तरह से लोन पेयर। अब इसमें यहाँ अगर देखा जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो यहाँ भी सल्फर के वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास कितने हैं, 10। ज़ेनॉन का कोई भी कंपाउंड उठा ले, क्योंकि ज़ेनॉन के वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लेकिन ज़ेनॉन का अगर कोई भी कंपाउंड उठा ले, जैसे सपोज करो XeF6। तो XeF6 अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो XeF6 में ज़ेनॉन जो है इस तरह से 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, और इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। ज़ेनॉन के पास एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर। लोन पेयर क्यों बच जाएगा,
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इसको देख सकते हैं, जो कि लास्ट क्लास में आपको बताया था कैसे करना है, कैसे बॉन्डिंग करनी है। या फिर इसको सीधे तरीके से भी कर सकते हैं कि ज़ेनॉन जो है ये मैक्सिमम 8 बॉन्ड तक बना सकता है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p6। तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मैक्सिमम 8 बॉन्ड तक बना सकता है। इसने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हैं अपने पास? 6। तो क्योंकि इसने 6 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी एक लोन पेयर इसके वैलेंस शेल में बच जाएगा। तो इसके पास एक लोन पेयर हो जाएंगे, 6 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो इसमें टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के पास कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 2 4 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। तो यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास? 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इन सबको बोलेंगे हाइपर वैलेंट, ठीक है? क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपर वैलेंट। तो हाइपर वैलेंट स्पीशीज मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, तो ऐसे स्पीशीज़ को बोलेंगे हम लोग हाइपर वैलेंट स्पीशीज़। इसी तरह से कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हाइपोवैलेंट। तो हाइपोवैलेंट मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो उनको हम लोग बोलेंगे हाइपोवैलेंट। तो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे जैसे आपके पास ये जैसे कंपाउंड है आपका PCl, जैसे BF3 है, तो BF3 का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे अपने पास बोरॉन इस तरह से 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब इसके पास बोरॉन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 और 2 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, जो कि 8 से कम है। BF3 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये एग्जिस्ट भी करता है और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। ऐसे स्पीशीज़ को हम लोग बोलते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो हाइपर वैलेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, हाइपोवैलेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से जिंक के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे ZnCl2, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक के कई सारे कंपाउंड्स हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Zn जो है वो 2+ में, ठीक? Zn2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, या इसको सीधा लिखें 3d10 4s0। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए, तो यहाँ से हमारे पास बनता है जिंक 2+। अब जिंक 2+ जो है, जब जिंक कोई कंपाउंड बनाता है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई आयनिक कंपाउंड भी, तो ऐसे केस में जब वो कंपाउंड बनाता है अपने, तो जिंक पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 2+ का होता है। तो जिंक 2+ का जो वैलेंस शेल है वो आपका थर्ड शेल है, और थर्ड शेल में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो इसके वैलेंस शेल में 10 और 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे स्पीशीज जिनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो और जो कि स्टेबल भी हो, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो जिंक है आपका जिंक 2+, तो जिंक 2+ के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भी लुईस थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। इसी तरह से कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे आपका NO2 ClO2 ClO3, इन सबके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना? इन सबके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ भी अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वैलेंस शेल में। यहाँ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि जो ऑक्टेट रूल है वो वायलेट हो रहा है, ठीक ना? इन सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है या ज़्यादा है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो लुईस थ्योरी इन सब प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। किन किन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी? तो एक तो ये हाइपर वैलेंट स्पीशीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, दूसरा ये हाइपोवैलेंट स्पीशीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तीसरा ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, चौथा ये जो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आपको पता है कि NO2 ClO2 ClO3 ये सब एग्जिस्ट करते हैं। NO2 जो है ये गैसेस स्टेट में मिलते हैं, जबकि ClO2 ClO3 जो है आपको ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। तो इन सब की स्टेबिलिटी को लुईस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा लुईस थ्योरी ये भी नहीं बता पा रही थी कि जो O2 है, तो O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है? O2 का जो स्ट्रक्चर है
तो O2 का स्ट्रक्चर इस तरह से O डबल बॉन्ड O लुईस के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, जिसमें इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, पर एक्सपेरिमेंटली जो है डाई ऑक्सीजन O2 जो है आपका, तो O2 एक्सपेरिमेंटली हमें पैरामैग्नेटिक मिलता है। तो अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो उसके पास एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपने पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस पॉइंट को भी लुईस थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, यानी कि जो सेकंड पॉइंट है कि दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। तो पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2, डाई ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को भी ये नहीं बता पाता। तो ये जो दो अपने पास इसके लिमिटेशन थे लुईस थ्योरी के, तो यहाँ पे आके लुईस थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी इसमें दी गई है वो है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं अब। तो नेक्स्ट थ्योरी है अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट है इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये आपका VBT बोलते हैं इसको। तो VBT का स्टेटमेंट ये है कि भाई लुईस ने ये बोला था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन यही होती है कि ये बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया और उसमें ये बोला गया कि जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में लेके आते हैं और ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके ये एक कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो स्टेटमेंट है, तो देखो इसमें बोला क्या गया है कि जैसे A और B इनके बीच में जब शेयरिंग होगी तो A अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, B अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और A और B के बीच में जब शेयरिंग हो जाएगी इस तरह से तो हम बोलेंगे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। VBT ने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, उसने ये A जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो A अपना इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में लेके आएगा। इसी तरह से जो B है तो B भी अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिटल में लेके आएगा। तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी न किसी ऑर्बिटल में लेके आएंगे और एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए तो ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो सेम होगा तो ऐसे केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है ये अपोजिट होना चाहिए। ऐसे केस में ओवरलैपिंग के हेल्प से यहाँ पे जो है एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी a covalent bond is formed by, तो covalent bond is formed by overlapping of orbitals, ठीक ना, overlapping of orbitals, orbitals के overlapping से अपने पास एक covalent bond बनता है having one electron each, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा विद अपोजिट स्पिन। तो विद अपोजिट स्पिन, दोनों का जो स्पिन है वो क्या होगा, अपोजिट होगा। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ही ओवरलैपिंग होगी, अदरवाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी। सेकंड पॉइंट ये है इस थ्योरी में कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो सेकंड पॉइंट इसमें ये बोला जाता है कि ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। इन दोनों ऑर्बिटल्स में के बीच में ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का, जो बॉन्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा।
तो ये तो साफ साफ पता भी चलता है कि भाई ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बन रहा है। ओवरलैपिंग अगर प्रॉपरली नहीं हो रही है यानी बॉन्ड अच्छे से नहीं बन रहा है, और ओवरलैपिंग अगर प्रॉपरली हो रही है या इफेक्टिवली हो रही है, तो ऐसे केस में जो बॉन्ड है आपका वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि इस थ्योरी से कोवेलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर का प्रूफ हमें मिलता है। ये जो थ्योरी है आपकी, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द डायरेक्शनल नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे? अगर मान लो ये जो ऑर्बिटल है आपका ये px है, तो इस ऑर्बिटल को भी px होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस ऑर्बिटल को भी क्या होना पड़ेगा? px। क्यों? क्योंकि अगर ये py या pz हो गया तो ओवरलैपिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। अगर ये px है तो ये भी क्या होगा? px। ये py है तो ये भी क्या होगा? py। ये pz है तो ये भी क्या होगा? pz। यानी कि बॉन्ड एक फिक्स डायरेक्शन में फॉर्म होगा, ठीक ना। बॉन्ड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपको बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर के बारे में बताती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का एक फिक्स डायरेक्शन होता है या उसमें एक डायरेक्शनल नेचर होता है। आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस डिफाइन करके बॉन्ड्स को बता भी सकते हो कि कौन सा बॉन्ड किस एक्सिस के अलोंग है या किस प्लेन में बना हुआ है। जबकि ये फीचर आयनिक बॉन्ड में नहीं मिलता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो किस डायरेक्शन में कौन सा बॉन्ड बना है वो हम नहीं बोल सकते, ठीक ना। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन है। अगर ये एक्स px है तो ये भी px होगा, यानी बॉन्ड ये कंपलसरी है कि बॉन्ड को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही बनना है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द डायरेक्शनल नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स डायरेक्शनल नेचर ऑफ द बॉन्ड। ये बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर के बारे में आपको बताता है। अच्छा, इसके बाद जो है, तो ये तो था आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के स्टेटमेंट्स। अब आते हैं कि ओवरलैपिंग से यहाँ तक हमने ये देखा कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। अब इस पे आएंगे कि जब ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड कितने टाइप के बनते हैं। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग से जब बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड जो है वो 3 टाइप के बताए गए। 3 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। एक को सिग्मा बॉन्ड बोला गया है, एक को पाई बॉन्ड बोला गया है और एक को डेल्टा बॉन्ड बोला गया है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड अकॉर्डिंग टू VBT, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड अकॉर्डिंग टू VBT, VBT के अकॉर्डिंग बॉन्ड का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग जो है वो 3 तरह से हो सकती है। तो उस बेसिस पर 3 तरह के बॉन्ड यहाँ पे हमें मिलते हैं। एक को नाम दिया गया है सिग्मा बॉन्ड, एक को नाम दिया गया है पाई बॉन्ड और एक को नाम दिया गया है डेल्टा बॉन्ड। तो आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक ना, कोवेलेंट बॉन्ड, वो यहाँ पे 3 टाइप का बताया गया है। तो तीनों को यहाँ पे बना रहे हैं। तो एक को इसमें नाम दिया गया है, एक को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, दूसरे को हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड और तीसरे टाइप का जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा बॉन्ड, ठीक। तो ये है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड, तो 3 तरह के बॉन्ड है। अब इसमें जो है, जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, तो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब कि जो ओवरलैपिंग होगा वो एक्सिस के अलोंग होगा। अब एक्सिस किसको बोल रहे हैं हम लोग भाई? किस एक्सिस के अलोंग होगा? तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा। तो अगर ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस
या अप्रोचिंग एक्सिस के अलोंग होगा तो हम उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अपने पास जैसे मान लो एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, ठीक। ए का न्यूक्लियस और बी का जो न्यूक्लियस है इसको अगर ज्वाइन कर दिया जाए इस तरह से, तो ए और बी के न्यूक्लियस को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, या फिर इसको बोलते हैं अप्रोचिंग एक्सिस। तो अप्रोचिंग एक्सिस, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब हम लोग ये बोलेंगे कि भाई एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है या एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रहा है, तो एक्सिस का मतलब क्या होगा, एक्सिस मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब दोनों को जब हम लोग दोनों न्यूक्लियस को जब ज्वाइन कर देंगे तो जो एक्सिस बनेगी उसको बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब अगर ओवरलैपिंग जो है, ये जो ओवरलैपिंग है, जैसे सपोज करो ये आपका इस तरह से ऑर्बिटल लेके आया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इस तरह से ऑर्बिटल लेके आया और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट है, तो जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैपिंग होगी तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज वन लोब इंट्रैक्शन। ये कितने लोब का इंट्रैक्शन होता है, वन। तो सिग्मा बॉन्ड इज सिंगल लोब इंट्रैक्शन। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस ऑर्बिटल का एक लोब और इस ऑर्बिटल का एक लोब, दोनों लोब्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब सिंगल लोब जब ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा का नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ सिंगल लोब ओवरलैपिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या है कि अगर आपका जो ओवरलैपिंग है, ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग है वो साइडवेज हो या लेटरल हो या कोलेटरल हो, तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड बनता कैसे है, तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज, ठीक ना, साइड वेज, या इसको कई बार लेटरल या इसको कई बार कोलेटरल। तो लेटरल और कोलेटरल ओवरलैपिंग, तो यहाँ से अपने पास जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे अच्छा किसके साइडवेज, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के साइडवेज। तो यहाँ पे अपने पास जैसे ए और बी है, ठीक, तो इसको इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे अपने पास ए है और यहाँ पे अपने पास बी है, ठीक। तो ए और बी ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक। अब मान लो ये अपना पी ऑर्बिटल लेके आया, लेकिन पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से, और यहाँ भी जो पी ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस लोब में है, नहीं भाई, ये पूरा का पूरा एक ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों लोब में प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दोनों लोब में प्रेजेंट है। अब जब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग या अप्रोचिंग एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये वाला लोब इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला लोब इससे ओवरलैप करेगा। तो यहाँ जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के दौरान ए और बी, तो ए और बी के बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग में हमें दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे जब इन दो इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के साइडवेज है, उसके अलोंग नहीं है। तो यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक। तो कभी भी अब देखो मेनली हम दो बॉन्ड्स यहाँ डिस्कस करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड किसको बोलेंगे हम, जब एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी, और पाई बॉन्ड किसको बोलेंगे हम, जब एक्सिस के साइडवेज ओवरलैपिंग होगी या एक्सिस के लेटरल या कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी, तो हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है इट विल ऑलवेज टू लोब इंट्रैक्शन। यहाँ पे कितने लोब का इंट्रैक्शन होगा, दो। इसका दो लोब और इसका दो लोब आपस में क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो पाई बॉन्ड हमेशा दो लोब का इंटरेक्शन होगा, जबकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक लोब का इंटरेक्शन होगा। इसका एक लोब इंटरेक्ट कर रहा है और इसका भी कितना लोब इंटरेक्ट कर रहा है, एक। तो सिंगल लोब इंटरेक्शन इज सिग्मा बॉन्ड, डबल लोब इंटरेक्शन इज पाई बॉन्ड। इसके बाद तीसरे टाइप का भी बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसको डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड की पहले डेफिनेशन देख लें क्या है
कि ये बॉन्ड भी बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाई, तो ऑल्सो फॉर्म बाई साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज या लेटरल या कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो साइडवेज, लेटरल और कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो यहाँ भी अपने पास जो बॉन्ड बनेगा ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है भाई कि पाई बॉन्ड भी साइडवेज ओवरलैपिंग से बन रहा है, डेल्टा बॉन्ड भी साइडवेज ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि पाई बॉन्ड जो है, तो पाई बॉन्ड डबल लोब इंटरेक्शन होता है, डेल्टा बॉन्ड जो है ये 4 लोब इंटरेक्शन होता है। तो डिफरेंस ये होता है इन दोनों में कि इट इज 4 लोब इंटरेक्शन, ये 4 लोब का इंटरेक्शन होता है। अब कैसे होता है तो उसको बना रहे हैं, तो इधर का मिटाने जा रहे हैं, ठीक ना, तो इसको मिटा रहे हैं अब। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप लोग पूछते चलना। नेक्स्ट है इसमें डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड का जो डायग्राम है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ कि इसमें जैसे आपका ये एक क्यूब है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक क्यूब बनाया, यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग चैट सेक्शन में पूछते चलना। अब इसमें जैसे ये हमने क्यूब लिया, एक क्यूब से समझ रहे हैं इसको, यहाँ पे मान लो आपका एक न्यूक्लियस है, कोई एटम ए है, इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एटम बी है, इसका न्यूक्लियस। ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इस फेस के सेंटर पर है, और इसी तरह से यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो इस फेस के सेंटर पे है। इन दोनों में यहाँ पे अपने पास ये सपोज करो आपका कोई डी ऑर्बिटल है, तो अगर डी ऑर्बिटल है तो ऐसे केस में डी ऑर्बिटल का शेप आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप जो है वो डबल डंबल होता है। तो यहाँ पे इस तरह से डबल डंबल शेप मिलेगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, और यहाँ भी आपको जो शेप है वो इस तरह से डबल डंबल शेप हमको मिलता है। तो यहाँ भी जो शेप है वो कैसा मिलेगा? डबल डंबल। तो इन दोनों फेसेस में सपोज करो ये आपका कोई डी ऑर्बिटल है, ये भी अपना कोई डी ऑर्बिटल। अब जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो इन दोनों न्यूक्लियस को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो इस एक्सिस को हम लोग बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब जब ये दो ऑर्बिटल्स अप्रोच करेंगे, तो जब ये दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे को जब ये अप्रोच करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 4 लोब का इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन कितने लोब का होगा? 4 लोब का। 4 लोब का इंटरेक्शन कैसे होगा? ये वाला जो लोब है, ये वाला लोब इस लोब के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये वाला लोब इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये वाला जो लोब है, ये वाला लोब इस लोब के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये वाला जो लोब है, ये वाला लोब इस लोब के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। और ये वाला जो लोब है जो पीछे की तरफ है, ये वाला लोब इस वाले लोब के साथ ओवरलैपिंग शो करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, ठीक। तो हमें दिख रहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे 4 लोब का इंटरेक्शन होगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछें कि जब लोब्स का इंटरेक्शन हुआ तो क्या ये एक्सियल ओवरलैपिंग था? नहीं, ये साइडवेज ओवरलैपिंग था। यहाँ पे जो लोब्स का ओवरलैपिंग है ये एक्सियल नहीं है, लोब्स की ओवरलैपिंग कैसी है? साइडवेज। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जो इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शन यहाँ पे सिंगल लोब का भी नहीं है, डबल लोब का भी नहीं है। यहाँ इंटरेक्शन कितने लोब का है? 4 लोब का है। तो अगर इंटरेक्शन 4 लोब का होगा तो हम डेल्टा बॉन्ड बोलेंगे। डेल्टा बॉन्ड जो है तभी बनेगा, भाई देखो एस ऑर्बिटल के पास हमेशा एक ही लोब होता है, तो एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। पी ऑर्बिटल के पास 2 लोब है, ठीक ना, तो पी ऑर्बिटल सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। लेकिन पी ऑर्बिटल क्योंकि उसके पास 2 ही लोब है,
कभी भी डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकता है, जबकि जो डी ऑर्बिटल है इसके पास 4 लोब हैं, तो ये डेल्टा बॉन्ड तक बना सकता है, ठीक ना। सिग्मा भी, पाई भी और डेल्टा भी, ये सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है और डेल्टा भी बना सकता है। तो डेल्टा बॉन्ड जनरली 2 डी ब्लॉक के मेटल्स आपस में बनाते हैं। जैसे हम आगे चल के जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में 2, जैसे मैंगनीज है तो 2 मैंगनीज के बीच में जब एक बॉन्ड बनेगा तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कैसा बनेगा, एक डेल्टा बॉन्ड। ना तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ना तो ये पाई बॉन्ड होगा, ये कैसा बॉन्ड होगा, एक डेल्टा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये डी ऑर्बिटल लेके आएगा, ये भी डी ऑर्बिटल लेके आएगा। डी ऑर्बिटल्स में लोब्स कितने होते हैं, 4, और जब 4 लोब्स का इंटरेक्शन होगा, तो जब 4 लोब का इंटरेक्शन होगा तो बॉन्ड जो है वो डेल्टा बॉन्ड बनता है। अब अगर आपका जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक का नहीं है, एलिमेंट अगर पी ब्लॉक का है, जो कि अभी हम सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो अगर एलिमेंट आपका पी ब्लॉक का है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब, तो ऐसे केस में पी ऑर्बिटल्स ही जनरली इन्वॉल्व होते हैं या एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं अगर हाइड्रोजन है तो आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो मेनली सिग्मा बॉन्ड बनता है या तो पाई बॉन्ड बनता है, डेल्टा बॉन्ड नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे फिलहाल अभी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पे, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपने पास 2 तरह के बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो अब बात करने वाले हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी है। तो इसमें अब इसको मिटा रहे हैं, अब देखो सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपका बनता है बाय एक्सियल ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड बनता है बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या है कि भाई देखो ये भी वही ऑर्बिटल लेके आया, लेकिन ये जिस एक्सिस के अलॉन्ग इसको बनना है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसी एक्सिस के अलॉन्ग है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग है तो इस कारण से ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा होता है। पाई बॉन्ड में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है या साइडवेज है, तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए जनरली सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन से होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ऑलवेज नहीं बोला है क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केस में आपका जो सिग्मा बॉन्ड है इट इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक। तो इसमें यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि जनरली सिग्मा bonds are stronger than pi bonds since sigma bonds are formed by axial overlapping and pi bonds are formed by साइडवेज ओवरलैपिंग। तो साइडवेज ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड जो है क्योंकि ये आपका जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ये साइडवेज ओवरलैप एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड जो है ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग जनरली स्ट्रॉन्गर होते हैं या मोर एफिशिएंट होते हैं, तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड जनरली स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड के कंपेयर में। एक्सेप्शन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से प्रूव होते हैं। तो एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन के लिए O2 और N2 ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है इनमें पाई बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड। तो इन 2 केसेस में जो इनमें पाई बॉन्ड्स हैं तो वो सिग्मा के रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। तो इसका जो रीज़न है वो तो खैर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मिलता है, तो वो वहीं पे देखेंगे कि सिग्मा की एनर्जी कम होती है, सॉरी पाई की एनर्जी कम होती है और सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो लेस स्टेबल हो जाते हैं या लेस इनकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है और पाई बॉन्ड जो है वो मोर स्टेबल हो जाते हैं और इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो ये पॉइंट उठाएंगे फिर से वापस से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। इन एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी सभी केसेस में सिग्मा और पाई में मोर स्ट्रॉन्गर इसको मानोगे आप सिग्मा। अच्छा, बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में जब ओवरलैपिंग हुई तो हमेशा सबसे पहले एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। वही एक्सियल ओवरलैपिंग आसानी से हो जाएगी क्योंकि दोनों लोब्स जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग है।
एक्सियल ओवरलैपिंग होने के बाद साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। तो इसीलिए दो एटम के बीच में पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो बिटवीन टू एटम्स, यहाँ लिख रहे हैं कि बिटवीन टू एटम्स फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। एंड देन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग डेल्टा बॉन्ड। यहाँ डेल्टा बॉन्ड की आपने बात नहीं की है, क्योंकि दो एटम के बीच में अगर सिग्मा पाई में देखा जाए तो सिग्मा हमेशा पहले बनेगा, पाई हमेशा बाद में बनेगा। लेकिन अगर डेल्टा को भी इंक्लूड कर ले तो हो सकता है भाई दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड हो जाए, ये पॉसिबल है। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स है, जैसे MN के बीच में यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, ये ना तो सिग्मा है ना तो पाई, ये कौन सा बॉन्ड है आपका, डेल्टा बॉन्ड है। तो दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड जो है वो अगर सिग्मा पाई डेल्टा में अगर देखा जाए तो सिग्मा या डेल्टा कोई भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ सिग्मा पाई में अगर देखा जाए तो फर्स्ट बॉन्ड इज विल बी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। इसके बाद अगर ओवरलैपिंग डायग्राम देखें आप कि जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा और पाई वो कैसे बनाते हैं, तो उसका एक डायग्राम भी यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो तीन तरीके से यहाँ बन सकते हैं। तो यहाँ पे जब सिग्मा बॉन्ड अपने पास बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से बन सकता है। जैसे बाई SS ओवरलैपिंग, तो SS ओवरलैपिंग से आपके पास सिग्मा बन सकता है, या फिर SP ओवरलैपिंग से बन सकता है, या फिर आपके पास PP ओवरलैपिंग से भी ये बन सकता है, PP ओवरलैपिंग। तो SS, SP और PP इन ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड अपने पास बनते हैं। SS में यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जैसे आपका एक S ऑर्बिटल है, दूसरा भी अपने पास इस तरह से S ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे अपने पास इस तरह से दो S ऑर्बिटल। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप कर जब ये इनके बीच में होगा ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग जब होगा तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ओवरलैपिंग एक्सिस के अलोंग है, तो इसीलिए यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक चीज़ और याद रखना है कि S ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही शो करता है, वो कभी भी साइडवेज ओवरलैपिंग शो नहीं करता है। तो S ऑर्बिटल हमेशा जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। अब SP ओवरलैपिंग की बात करें तो SP ओवरलैपिंग में यहाँ पे अपने पास इस तरह से ये S ऑर्बिटल हो गया और यहाँ पे अपने पास ये इस तरह से P ऑर्बिटल हो गया। तो इसमें ये S ऑर्बिटल कम है तो इसको इस तरह से लिख रहे हैं, यहाँ पे अपने पास S और ये अपने पास इस तरह से ये P ऑर्बिटल। तो जब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का एक एक लोब जो है आपस में एक्सियली ओवरलैप करेगा। तो जब ये एक्सियली ओवरलैप करेगा तो यहाँ से कुछ इस तरह का ओवरलैपिंग डायग्राम हमें मिलता है कि ये आपका इस तरह से S ऑर्बिटल हो गया और ये आपका इस तरह से P ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है इस तरह से, तो ये जो ओवरलैपिंग है वो एक्सिस के अलोंग हुई है, तो यहाँ से भी जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से दो P ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं भाई कि यहाँ पे इस तरह से आपके पास ये हो गया P ऑर्बिटल और दूसरा भी जो है आपके पास ये इस तरह से P ऑर्बिटल। इसमें कुछ खास नहीं है, ये पॉइंट आपको अब थोड़ा सा विजुलाइज होना भी चाहिए कि यहाँ पे अपने पास इस तरह से P ऑर्बिटल, तो जो P ऑर्बिटल्स हैं तो P ऑर्बिटल्स का शेप डबल डबल होता है। अब जब ये दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो लोब्स आपस में लोब्स की जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग एक्सिस के अलोंग होगी, तो यहाँ से भी जो बॉन्ड बनेगा आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड में इस तरह से ये आपके दो न्यूक्लियस हो गए। जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा बॉन्ड बन जाएगा आपके पास, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो है इस तरह से तीन तरह के ओवरलैपिंग से बन सकता है, SS, SP या PP। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड भी तीन तरह से प्रैक्टिकली बनता है। पाई बॉन्ड जो है वो तीन तरह से बनेगा, P पाई P पाई, P पाई D पाई या D पाई D पाई। तो यहाँ पे तीन तरह के पाई बॉन्ड है। एक है आपका P पाई P पाई, ठीक। तो P पाई बॉन्ड जो है इसमें अपने पास दो P ऑर्बिटल्स होंगे इस तरह से, प्लस यहाँ भी अपने पास एक P ऑर्बिटल इस तरह से।
अब जब ये दो p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ से अपने पास जब ओवरलैपिंग होगी तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, ठीक। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग साइडवेज होगी, तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पी पाई बॉन्ड। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो पी पाई डी पाई में ओवरलैपिंग कैसे होगी, तो ये आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो पी पाई डी पाई में अपने पास एक इस तरह से p ऑर्बिटल है और एक अपने पास इस तरह से d ऑर्बिटल है, डबल डबल शेप का। तो जब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, तो ओवरलैपिंग जब होगा तो इसका ये लोब इसके साथ, ये लोब इसके साथ, तो दो लोब का इंटरेक्शन होगा। दो लोब का इंटरेक्शन जब होगा, भाई इसका दो लोब और इसका भी कितना लोब, दो लोब, तो दो लोब के इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो यहाँ से अपने पास एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो जब पाई बॉन्ड बनता है तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका जो है डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल आके इसके साथ इस तरह से ओवरलैप कर लेगा और यहाँ पे अपने पास जो है ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड कहलाएगा। लास्ट है डी पाई बॉन्ड। तो डी पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो ये आपका हो गया डी पाई बॉन्ड। तो डी पाई बॉन्ड में आपके पास इस तरह से दो डी ऑर्बिटल्स हैं। डी ऑर्बिटल्स का शेप जो है वो डबल डम्बल होता है। तो यहाँ पे अपने पास इस तरह से डबल डम्बल शेप होगा। अब जब ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने पर इसका दो ऑर्बिटल और इसका जो दो ऑर्बिटल है ये आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगे, तो दो लोब का इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ से भी बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैपिंग से। अच्छा, ये दोनों अगर इस तरह से भिड़ते सामने सामने से तो चार लोब इंटरेक्ट करते, तो चार लोब इंटरेक्ट करेंगे तो डेल्टा बॉन्ड बन जाता। लेकिन ये कुछ इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, तो जब ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये बोर्ड के प्लेन में है और ये भी बोर्ड के प्लेन में, दोनों एक ही प्लेन में है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो दो लोब का इंटरेक्शन ही होगा। जबकि ये दोनों जो बोर्ड के प्लेन में थे अगर इस तरह से होते और ओवरलैप करते तो चार लोब का इंटरेक्शन होता और ऐसे केस में डेल्टा बॉन्ड बन जाता। यहाँ पे अगर दोनों सेम प्लेन में है, जैसे एक डी एक्स वाई है दूसरा भी डी एक्स वाई, और दोनों की जो अप्रोचिंग एक्सिस है वो भी एक्स वाई प्लेन में ही है, तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बनेगा वो डेल्टा नहीं बनेगा, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे अपने पास पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड जब बनेगा तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें इस तरह से आपको जो है डी पाई बॉन्ड मिलेगा। तो पी पाई वी पाई, पी पाई डी पाई, डी पाई डी पाई, इस तरह से तीन तरह से पाई बॉन्ड प्रैक्टिकली फॉर्म होते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। उसमें आपको ये बताना है कि जो बॉन्ड है वो सिग्मा बन रहा है, पाई बन रहा है, डेल्टा बन रहा है, ठीक। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि यहाँ पे बॉन्ड का नेचर कैसा होगा। इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बॉन्ड इफ z axis is the approaching axis। अगर z एक्सिस जो है वो अप्रोचिंग एक्सिस है तो ऐसे केस में आपको बताना है कि बॉन्ड का नेचर कैसा है। तो इसमें यहाँ पे अपने पास जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट है यहाँ पे एस एस, सेकेंड है एस प्लस पी एक्स, एस प्लस पी जेड, एस प्लस पी वाई, एस पी जेड पी एक्स, पी जेड पी जेड, पी एक्स पी एक्स, पी वाई, डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं, पहले इतना करें हम लोग। तो देखो एस एस जब ओवरलैपिंग होगी तो इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे दो न्यूक्लियस बनाना है। ये दो न्यूक्लियस हो गए, ठीक।
ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गई। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या दे रखी है आपको, जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस फिक्स हो गई। ये एक्सिस कोई भी मान सकते हैं हम, जैसे इसको मैंने एक्स मान लिया तो ये भी क्या हो गया एक्स, वाई या जेड वाई भी मान सकते थे। अच्छा, एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, इसका भी शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। जब ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करेंगे तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, तो एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, सिग्मा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट आते हैं एस प्लस पी जेड। तो एस प्लस पी जेड में ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ये एक्सिस कौन सी है आपकी, जेड एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसको तो भाई कुछ भी मान सकते हैं, जैसे इसको मान लिया एक्स एक्सिस, तो ये भी क्या हो गया एक्स एक्सिस, ठीक। एक आपका एस है और दूसरा अपना क्या है पी जेड। तो एस का जो शेप है, तो एस का शेप होता है स्फेरिकल, और पी जेड जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। आपको पता है जो पी जेड है वो किस एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। तो ये जो बॉन्ड है आपका ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। एस प्लस पी वाई, तो एस प्लस पी वाई से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। कोई बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये हो गया एस ऑर्बिटल और ये एक्सिस जेड एक्सिस है, तो एस का शेप तो स्फेरिकल होगा, और यहाँ पे ये अगर वाई एक्सिस है तो जो पी वाई है वो तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो यहाँ पे अपने पास ये ना तो एक्सियल ओवरलैपिंग है ना तो साइडवेज ओवरलैपिंग है, और इस तरह से कोई बॉन्ड नहीं बनता। तो यहाँ पे नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म। ये एमओटी से एक्सप्लेन भी होता है कि अगर ये प्लस है, ये प्लस माइनस है, तो जितना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उतना ही डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है। इस कारण से इस तरह की ओवरलैपिंग से कोई बॉन्ड नहीं बनता। अच्छा, इसके बाद एस प्लस पी एक्स, तो यहाँ से भी दिख रहा है कि कोई बॉन्ड अपने पास नहीं बनेगा, क्योंकि जो पी एक्स होगा वो परपेंडिकुलर एक्सिस में होगा। इसके बाद पी जेड प्लस पी जेड, तो पी जेड प्लस पी जेड में यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस है तो आपके पास जो पी जेड है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग, और दूसरा भी पी जेड है तो ये भी जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पे अपने पास क्योंकि जो ओवरलैपिंग है वो एक्सिस के लॉन्ग हो रही है, तो यहाँ से भी जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। पी एक्स प्लस पी एक्स की बात करते हैं, तो पी एक्स प्लस पी एक्स में देखो यहाँ पे ये अपना दो न्यूक्लियस हो गया, ठीक। ये जो एक्सिस है ये एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस है। क्वेश्चन में गिवन है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस। अब इसको अगर x मान लिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। ये आपका px है, ये भी px है, तो px और px दोनों जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग होंगे, ठीक। अब जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे z एक्सिस के लॉन्ग, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि साइडवेज ओवरलैपिंग होने वाली है। तो साइडवेज ओवरलैपिंग जब होगी तो यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद पी वाई प्लस पी वाई, तो सिमिलरली यहाँ भी जो बॉन्ड है वो कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड। फिर डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ x की जगह मैं क्या लिख दूँ, y, तो ये आपका पी वाई, ये भी अपना क्या हो जाएगा पी वाई। तो पी वाई की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। इसके बाद डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड, ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो ऑर्बिटल्स गिवन है उसको ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास ये जो एक्सिस है ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक। ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब इसको अगर x एक्सिस मान लिया तो ये भी कौन सा एक्सिस हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। अब अपने को दिया हुआ है डी एक्स जेड, ऑनलाइन अच्छा, अब इसमें जो डी एक्स जेड है तो डी एक्स जेड में ये डी एक्स जेड जो है इस तरह से डबल डम्बल शेप का होता है, और यहाँ भी डी एक्स जेड जो है वो डबल डम्बल शेप का होगा। अब जब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो अप्रोचिंग एक्सिस जो है, तो अप्रोचिंग एक्सिस जेड एक्सिस है, तो ये सेम प्लेन में एक दूसरे से अप्रोच करेंगे। तो जब ये सेम प्लेन में एक दूसरे से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दो लोब का इंटरेक्शन होगा। जब दो लोब का इंटरेक्शन होता है तो बॉन्ड कैसा बनता है, पाई बॉन्ड। तो इस कारण से यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि दो लोब का इंटरेक्शन हो रहा है। सिमिलरली डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड, तो यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ x की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, y। तो डी वाई जेड और डी वाई जेड में भी जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई। लेकिन डी एक्स वाई जब ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड बनेगा डेल्टा, ठीक ना। यहाँ पे बॉन्ड कैसा बन जाएगा आपके पास, डेल्टा। डेल्टा बॉन्ड यहाँ से फॉर्म होगा, ठीक ना। कैसे फॉर्म होगा तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास जब डी एक्स वाई और डी एक्स वाई ओवरलैप करेगा तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपको क्या गिवन है, ये जेड एक्सिस है, ठीक। अब मैंने इसको मान लिया एक्स एक्सिस, तो ये एक्सिस कौन सी हो गई, वाई। ये एक्स एक्सिस, तो ये एक्सिस कौन सी हो गई, वाई। डी एक्स वाई जो है वो एक्स वाई प्लेन में होता है, तो जब ये एक्स वाई प्लेन में होगा तो आपका ये इस तरह से एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन जो है
जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको ध्यान रखना कि ये बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से यहाँ भी जो डी एक्स वाई होगा तो डी एक्स वाई बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है। अब जब ये जेड एक्सिस ये दोनों बोर्ड के परपेंडिकुलर है, जबकि यहाँ पे ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है ना, तो बोर्ड के प्लेन में है, तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो दो लोब का इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे क्या है कि ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है इस तरह से, तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये वाला लोब इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला लोब इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला ओवरलैप करेगा, ये वाला लोब इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे 4 लोब्स का इंटरेक्शन हो जाएगा, और 4 लोब का इंटरेक्शन जब होगा तो बॉन्ड को क्या बोलेंगे, डेल्टा बॉन्ड बोलेंगे, ठीक ना। पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं बोलना है। तो इस तरह से अपने पास जो है वो डेल्टा बॉन्ड बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अब बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कि इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है और कौन सा बॉन्ड जो है वो वीकर है। तो अब उसकी बात करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस पर भी आता है कि एक एसपी ओवरलैपिंग है, एक पीपी ओवरलैपिंग है, मोर स्ट्रॉन्गर कौन सा है। तो अब बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है, ठीक ना, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का सीधा सीधा पैरामीटर है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक ना। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इस पे क्वेश्चन आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है बीबीटी में, कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा बॉन्ड लेस स्ट्रॉन्गर। तो स्ट्रॉन्गर या वीकर बताने के लिए बस एक ही पैरामीटर आपको देखना है कि ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो जितना ज़्यादा होगा हम बोलेंगे बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर है, ओवरलैपिंग जितना भी एक्सटेंट जितना पुअर होगा हम बोलेंगे कि ओवरलैपिंग उतनी पुअर है और बॉन्ड उतना लेस स्ट्रॉन्गर है। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो हम कैसे बताएंगे, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे बताएंगे, तो देखो यहाँ पे 2 केस बनता है, ठीक ना। पहले हम लोग बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की, फिर बात करेंगे पाई बॉन्ड की, दोनों की एक एक करके बात करेंगे। तो पहले सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड में भी 2 केस बनते हैं, ठीक। तो 2 केस क्या हैं, पहले हम लोग बात कर रहे हैं फॉर सिग्मा बॉन्ड, ठीक ना, फॉर सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करें तो यहां पे पहला केस है ए, व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज डिफरेंट या वैलेंस शेल इज डिफरेंट, जब वैलेंस शेल आपका डिफरेंट होगा, ठीक। तो वैलेंस शेल डिफरेंट होगा तो ऐसे केस में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, तो ये आपको अब याद रखना है, extent of overlapping is inversely proportional to the size of orbital। ऑर्बिटल का साइज जितना बड़ा होगा हम ये मानेंगे कि ओवरलैपिंग उतनी ही पुअर हो रही है। अच्छा, जैसे अगर मैं पूछूं कि 1s 2s 3s 4s और 5s, तो इन सभी में 1s 2s 3s 4s 5s में जो ऑर्बिटल्स हैं तो इसमें सबसे बड़े साइज का कौन है, तो 5s, और सबसे छोटे साइज का कौन है, 1s। तो 1s जो है वो फर्स्ट शेल में है, सबसे स्मॉलर साइज का है। ये सभी स्फेरिकल शेप के ही है, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है तो शेल नंबर बढ़ने के साथ ऑर्बिटल्स का जो साइज है वो भी इंक्रीज करता है। ऑर्बिटल्स का साइज जब इंक्रीज करेगा तो भाई इलेक्ट्रॉन तो एक ही था, वो मोर वॉल्यूम में डिस्पर्स हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें एंगुलर नोड्स भी आ जाते हैं, जिसके कारण ओवरलैपिंग जो है वो पुअर हो जाती है। तो इस चीज़ को हमें अब डायरेक्ट यूज़ करना है कि जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट उतना ही पुअर होगा। अब 1s 2s 3s 4s 5s में सबसे बड़ा ऑर्बिटल कौन है, 5s। तो 5s की जो ओवरलैपिंग होगी वो सबसे पुअर होगी, जबकि 1s की ओवरलैपिंग जो है वो सबसे इफेक्टिव होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 1s के बीच में एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड 2s के बीच में बना है, एक 3s के बीच में बना है और एक 4s के बीच में बना है, तो सबसे अच्छा बॉन्ड किसको मानोगे आप, 1s। अच्छा, ऑर्बिटल का साइज कैसे देखेंगे हम, तो ऑर्बिटल का साइज देखेंगे बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना लेस वैल्यू होगा ऑर्बिटल उतना छोटे साइज का होगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ऑर्बिटल का जो साइज है वो उतना ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि 1s 2p 1s 3p 1s 4p 1s 5p, यहाँ पे अपने पास सिग्मा बॉन्ड बना है। अब इन सिग्मा बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? तो मुझे दिख रहा है कि 1s 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 1s, ये सब तो सब में सेम ही है। यहाँ पे अपने पास 2p 3p 4p 5p, तो p का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। तो साइज जब बढ़ेगा तो ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो घट जाएगा। तो इस कारण से सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग जो है वो कहाँ मानेंगे हम लोग? 1s 2p में, और सबसे पुअर ओवरलैपिंग कहाँ मानेंगे हम लोग? 1s 5p में। एक लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, तो लास्ट एग्जांपल ये है कि आपके पास जैसे 2p 2p है, 3p 3p है, 4p 4p है, ठीक, 5p 5p है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसको मानेंगे? 2p 2p, और सबसे पुअर बॉन्ड कौन सा मानेंगे हम? 5p 5p। तो ये था कि जब आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिफरेंट है या जो शेल नंबर है वो डिफरेंट है, जैसे मुझे दिख रहा है कि भाई शेल नंबर जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि वो बड़ा है, तो एक शेल भी अगर बढ़ जाएगा तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो है वो खराब हो जाएगा ना। शेल नंबर की वैल्यू अगर एक भी बढ़ गई, जैसे यहाँ पे 1s 3p था, यहाँ 1s क्या हो गया? 4p, तो शेल नंबर अगर एक भी बढ़ गया तो ओवरलैपिंग जो है वो खराब मान ली जाएगी। लेकिन अगर मान लो शेल नंबर ना बढ़े, अगर वैलेंस शेल जो है वो सेम हो, तब हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में डायरेक्शनल नेचर को देखा जाता है। तो नेक्स्ट केस की बात करेंगे, जब शेल नंबर अपना सेम होगा, सब शेल चेंज करेंगे, तब हम कैसे कंपेयर करेंगे। अगर शेल नंबर डिफरेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शेल नंबर बढ़ेगा, सीधा बोलना है कि ओवरलैपिंग का एक्सटेंट घटेगा। सेकंड है इसमें, या बी जो केस है, बी व्हेन शेल या वैलेंस शेल, व्हेन वैलेंस शेल इज सेम। तो ऐसे केस में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज, ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ये ठीक ना डायरेक्शनल नेचर के प्रोपोर्शन में होती है। तो डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोब along the axis, डायरेक्शनल नेचर ऑफ द लोब along the axis, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब समझ लें कि जैसे सपोज करो तीन तरह से सिग्मा बॉन्ड अपने पास बन रहा है, SS SP PP। तो यहाँ पे अपने पास जैसे SS ऑर्बिटल है, तो एक आपके पास इस तरह से S ऑर्बिटल है और दूसरा भी अपने पास इस तरह से S ऑर्बिटल है। तो यहाँ से जो बॉन्ड बना वो SS से बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक। अच्छा, इसी तरह से एक बॉन्ड बनेगा आपका S और P से, तो ये S ऑर्बिटल है, और यहाँ पे अपने पास ये इस तरह से जो है वो P ऑर्बिटल है। तो आपका ये इस तरह से जो है ये P ऑर्बिटल है और ये इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, और इसी तरह से एक PP बॉन्ड बनेगा। तो PP बॉन्ड में यहाँ पे अपने पास जो है दोनों P ऑर्बिटल्स हैं, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि ये आपका है ना, ये सिमेट्रिकली है, तो ये SP है और ये आपका PP है। तो इन तीनों में जो सबसे इफेक्टिव बॉन्ड बनेगा वो PP का बनेगा, ठीक ना। इन तीनों में जो सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है वो कहाँ पे होती है? आपकी PP में। क्यों? क्योंकि जो P ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो P ऑर्बिटल्स हैं, ठीक, और दोनों की जो लोब्स हैं वो एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सिस के अलोंग एक डायरेक्शन है। तो ओवरलैपिंग जब होगी तो ओवरलैपिंग काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तो एक्सिस के अलोंग एक डायरेक्शन है, जबकि ये स्फेरिकल शेप का है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग है, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। तो इस कारण से ओवरलैपिंग जो है वो थोड़ी सी पुअर हो जाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों ही स्फेरिकल शेप के, दोनों में एक्सिस के अलोंग कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इस कारण से यहाँ ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो है वो और भी पुअर हो जाता है। तो इसमें अगर इन तीनों को एक साथ बनाया जाए
तो आपके पास ये जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये आपका S और S का ओवरलैपिंग है, ठीक है ना, तो SS ओवरलैपिंग। इसके बाद S और P, तो यहाँ पे अगर S और P देखा जाए तो SP का जब ओवरलैपिंग होता है तो SP का ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, ठीक। और अगर PP का ओवरलैपिंग देखें, जैसे ये P ऑर्बिटल था, अब इसमें अगर एक और P ऑर्बिटल बना दें तो PP का जो ओवरलैपिंग होता है ये और ज़्यादा होता है, ठीक। तो सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसकी मानते हैं हम लोग? PP, फिर SP, फिर SS। लेकिन ये कब देखना है? जब वैलेंस शेल जो है वो क्या हो? सेम हो। अगर वैलेंस शेल सेम नहीं है, शेल नंबर 1 भी बढ़ गया, तो ऐसे केस में ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो पुअर मान लिया जाएगा। अब एक एग्जांपल समझें, जैसे यहाँ पे मान लो आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि 2s 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 2p और 2p 2p, ठीक। इसमें हमें कंपेयर करना है, तो वैलेंस शेल हमें सेम दिख रहा है, यहाँ भी 2 और 2 है, यहाँ भी 2 और 2 है, यहाँ भी 2 और 2 है। अगर इनमें से कोई भी एक चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ 2 और 3 हो जाता है, तो 3 हो जाता है तो भाई शेल नंबर बढ़ गया, तो ऑर्बिटल का साइज बढ़ गया, तो हम बोलेंगे कि ओवरलैपिंग पुअर हो गई, खराब हो गई। लेकिन मुझे दिख रहा है कि भाई 2 2 2 2 और 2 2, तो वैलेंस शेल तो सबका सेम ही है, सिर्फ सब शेल चेंज किए जा रहे हैं, या ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो सिर्फ चेंज किया जा रहा है, बाकी सब कुछ जो है वो सेम है। तो ऐसे केस में आपको डायरेक्शनल नेचर ही देखना है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शनल नेचर देखें तो सबसे इफेक्टिव मैंने किसको बताया? PP, उससे पुअर SP, फिर SS। तो इस कारण से सबसे अच्छी जो ओवरलैपिंग है वो 2p 2p की बताई जाएगी। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है। इसी तरह से अपने पास जैसे मान लो 3s 3s, इसके बाद 3s 3p और इसके बाद 3p 3p, तो इसमें सबसे अच्छी ओवरलैपिंग किसको मानोगे? 3p 3p को मानेंगे। अगर वैलेंस शेल एक भी बढ़ा देगा तो शेल नंबर बढ़ते ही जो है ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाएगा, ओवरलैपिंग हम लोग पुअर मान लेंगे। लेकिन अगर शेल नंबर दो में सेम दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इन दोनों में शेल नंबर सेम दिख रहा है, तो ऐसे केस में हमें डायरेक्शनल नेचर देखना होगा, और सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हमें PP की माननी होगी और सबसे पुअर ओवरलैपिंग हमको SS की माननी होगी। इसके बाद ये तो था अपना सिग्मा बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट अब बात करेंगे पाई बॉन्ड के बारे में। तो जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, सेकंड जो है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड में भी सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो उसको चैट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ के बात करते हैं। तो सेकंड है आपका पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड्स में भी सेम वही दो केस बनते हैं, और दोनों केस में जो पैरामीटर था दोनों वो अभी भी सेम रहने वाला है। तो इसमें पहला है व्हेन वैलेंस शेल इज डिफरेंट। वैलेंस शेल अगर डिफरेंट है तो ऐसे केस में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ओवरलैपिंग, it will be inversely proportional to size of orbital। ऑर्बिटल के साइज के ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। ऑर्बिटल का साइज कैसे देखेंगे हम लोग? तो ऑर्बिटल का साइज देखेंगे बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर बढ़ेगा, एक भी बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ऑर्बिटल का साइज बढ़ गया है। और ऑर्बिटल का अगर साइज बढ़ जाएगा तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो पुअर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूँ आपको कि 2p पाई 2p पाई, 3p पाई 3p पाई, 4p पाई 4p पाई और 5p पाई 5p पाई, तो इसमें ओवरलैपिंग जो है वो सबसे इफेक्टिव कहाँ मानेंगे हम लोग? 2p पाई 2p पाई, क्योंकि ऑर्बिटल का जो साइज है वो स्मॉलर है, जबकि यहाँ पे ऑर्बिटल का जो साइज है वो लार्जर है। इसके बाद इसी तरह से अगर क्वेश्चन देखें 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 2p पाई 4p पाई और 2p पाई एंड 5p पाई, तो इसमें सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहाँ मानेंगे हम लोग? 2p पाई और 2p पाई। केमिकल बॉन्डिंग का आप लोग को एक असाइनमेंट ग्रुप में सेंड करेंगे आज ही, तो या तो मेरे ख्याल से सेंड हो चुका है, नहीं हुआ तो आज फिर से मैं एक बार सेंड कर दूंगा। उसमें टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। लुईस थ्योरी, इसके अलावा जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड पैरामीटर्स, तो ये सब इस तरह से टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अच्छा, आयनिक बॉन्ड को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड के क्वेश्चन वहाँ पहले दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को नहीं करना है। आयनिक बॉन्ड हम लोग
लास्ट में देखेंगे, पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड खत्म करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व भी करते चलना, और कोई डाउट आएगा तो उसको ग्रुप में या हम मुझको पर्सनली भी आप भेज सकते हो, तो ऐसे केस में उसको सॉल्व भी करेंगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को घर पे एक बार सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे अपने पास सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसकी मानेंगे हम लोग, 2p पाई की। अच्छा, अब सेकंड केस आता है कि अगर मान लो आपका जो वैलेंस शेल है वो सेम है, तो वैलेंस शेल अगर सेम है तो अगेन यहाँ पे जो पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर जितना ज़्यादा होगा हम बोलेंगे कि जो ओवरलैपिंग है वो उतनी इफेक्टिव है। तो जो बी है, व्हेन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज सेम, या व्हेन वैलेंस शेल इज सेम, तो व्हेन वैलेंस शेल इज सेम, अगर वैलेंस शेल जो है वो सेम है तो ऐसे केस में अगेन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोब्स अलोंग द एक्सिस। ठीक है, सेम पैरामीटर, कोई डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। अब कहने का मतलब क्या है, तो इसमें देखो जैसे तीन तरह से अपने पास पाई बॉन्ड बन रहा था, पी पाई, तो एक आपका जो है वो पी पाई है, और दूसरा जो है आपका ये पी पाई डी पाई, तो ये आपका पी पाई हो गया। दूसरा आपका जो है वो पी पाई डी पाई है, तो पी पाई डी पाई में यहाँ पे अपने पास जो है इस तरह से ये आपका पी पाई डी पाई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, पी पाई डी पाई बॉन्ड। और तीसरा जो है ये आपका डी पाई, तो डी पाई में हमने देखा था कि ये कुछ इस तरह से बॉन्ड को बनाता है, और इस तरह से अपने पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये पी पाई हो गया, ये आपका पी पाई डी पाई हो गया, और ये अपना हो गया डी पाई और डी पाई हो गया। ठीक, अब इसमें अगर देखा जाए तो देखो पी पाई में दोनों जो थे वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, दोनों लोब्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई यहाँ भी 2 और 2 की ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो लोब था ये इसकी तरफ इंक्लाइन कर गया, और ये लोब भी इसकी तरफ क्या हुआ, इंक्लाइन कर गया। तो जब ये इसकी तरफ इंक्लाइन करेगा तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये वाला लोब इधर की तरफ इंक्लाइंड है और ये वाला लोब इधर की तरफ इंक्लाइंड है, तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होगा यहाँ पर वो और भी बढ़ जाएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि जब आपके पास यहाँ पे P और P की ओवरलैपिंग थी तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, तो पैरेलल थे तो ओवरलैपिंग उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये वाला तो इस तरह से है, वर्टिकल है, जबकि ये वाला जो है इस तरह से इंक्लाइंड है। तो अगर ये इंक्लाइंड है तो यहाँ ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ये इधर की तरफ इंक्लाइंड है और ये इधर की तरफ इंक्लाइंड है, तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो और भी बढ़ जाएगा। यानी सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग जो है वो डी पाई की कहलाएगी, और सबसे पुअर ओवरलैपिंग किसकी कहलाएगी, पी पाई की। लेकिन ये हमेशा नहीं यूज़ करना है कि कहीं भी हमने देखा डी पाई तो बोल दिया यही सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। ये तब देखना है जब वैलेंस शेल क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन इस तरह से गिवन है कि 3p पाई 3d पाई और 3d पाई, तो इसमें आपको ये बताना है कि किसमें ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो रही है या बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर किसमें है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 3 ये हमें सेम दिख रहा है, तो वैलेंस शेल जो है वो सेम है। इसमें से अगर एक भी 3 की जगह पर 4 हो जाता तो ऐसे केस में शेल नंबर बढ़ जाएगा, ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाएगा और ओवरलैपिंग जो है वो खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है कि भाई सब 3 ही है, तो ऐसे केस में सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसकी मानेंगे हम, डी पाई की, और सबसे पुअर ओवरलैपिंग किसकी मानेंगे हम लोग, पी पाई की। तो इसको यहाँ यहीं पे आज खत्म करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ये था अपना स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करना है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स देख के फिर हम लोग देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस थे, तो उनके लिमिटेशंस की बात करेंगे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद नेक्स्ट थ्योरी जो आई उसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल थ्योरी है क्योंकि ये सभी मॉलिक्यूल्स के सभी प्रॉपर्टीज़ को, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, शेप, स्ट्रक्चर, सब चीज़ों को बहुत एक्यूरेटली एक्सप्लेन करती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आएगी वो आएगी हाइब्रिडेशन थ्योरी, तो उसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।
आप लोग को एक असाइनमेंट मैं सेंड कर दूंगा। इसके अलावा ये जो नोट्स है इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो असाइनमेंट को भी आपको सॉल्व करना है, कोई डाउट आएगा तो आप लोग फ्रीली पूछ सकते हो। थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।